अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। हमने यहाँ पे अपना टॉपिक छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं आगे कि एबायोटिक कंपोनेंट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी। हमें पता है गैर जानदार चीज़ें जानदारों पे बहुत असर करती हैं, हवा, पानी, लाइट, सॉइल वगैरह। इन अ बैरिन इकोसिस्टम न्यू ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कॉलोनाइजिंग द इकोसिस्टम। अगर किसी बंजर ज़मीन पर या खाली पड़ी हुई ज़मीन पर, अब ज़मीन पे कोई नया जानदार अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, दे डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट कंपोनेंट थ्राइविंग वेल इन अ सिस्टम। तो उनको पूरा माहौल देखना पड़ेगा कि अच्छे से वो सर्वाइव कर पाएँ, वहाँ पे रह पाएँ। उनको अपना पूरा माहौल देखना पड़ेगा। इट कैन बी द सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, एनर्जी एंड एनीथिंग हेल्पिंग द सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ भी हो सकता है, ज़मीन कैसी है, पानी कैसा है, मौसम कैसा है, एनर्जी है, वहाँ पे लाइट एनर्जी पड़ती है सूरज की या नहीं, कुछ भी ऐसा जो उनकी सस्टेनेबिलिटी में मदद कर सके, कि उनको वहाँ टिकने में और गुजारा करने में जो उनके काम आए या मदद कर सके। द एबायोटिक कंपोनेंट इम्पैक्ट द सर्वाइवल ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट का बहुत असर होता है जानदारों के सर्वाइवल पर। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम में क्या होता है, इफ़ एनी फैक्टर इज चेंज इट कैन इम्पैक्ट द होल सिस्टम। कोई भी फैक्टर चेंज हो, जैसे हवा आना रुक जाए, सूरज की रोशनी पड़ना बंद हो जाए, या ज़मीन बंजर हो जाए, ज़मीन पानी एब्जॉर्ब ना करे, उसमें मिनरल्स ना हो या पानी ना मिले, कोई भी बायोटिक फैक्टर हमारा चेंज होता है तो पूरे जानदार पर असर पड़ता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर सोर्सेज इन द सिस्टम कैन बी इम्पैक्ट एज अ होल। किसी भी चीज़ों की अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी, ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, सारे के सारे इकोसिस्टम पे या सारे के सारे जानदार पर या पूरी कॉलोनी पर उनके असर पड़ता है। ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट थ्रू डेवलपिंग कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग एंड पोल्यूशन। कह रहे हैं कि जो जानदार होते हैं वो फिज़िकल चीज़ों से इन चीज़ों को जो है ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, हम घर के अंदर रहते हैं, पंखा चला के रहते हैं, और ये सारी चीज़ें। पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन के लिए भी हमने बहुत कुछ किया हुआ है, जैसे कि गंदगी उठा लेना या क्लीनिंग वगैरह, सफाइयाँ करना, बॉईल करना, पानी बॉईल करके पीना, और ऐसी बहुत सी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन का मतलब वही, हम घर वगैरह बना लेते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें बाहर के पॉल्यूशन से और बाहर के जब मौसम चेंज होता है या ऐसा कुछ होता है, एबायोटिक फैक्टर्स हमारे चेंज होते हैं, तो उसमें हमें मदद दे सकें। तो हम अपने माहौल के हिसाब से ख़ुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। एज अ रिज़ल्ट द एबायोटिक कंपोनेंट इज़ द सिस्टम चेंज एंड अफेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट। और जब जो है एबायोटिक कंपोनेंट चेंज होते हैं, कुछ भी इनमें से चेंज हो माहौल में, तो हमारा बायोटिक कंपोनेंट पे बहुत असर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड माइक्रोब्स। ग्लोबल वार्मिंग मतलब शदीद गर्मी हो जाना, वो सब जानदारों पे भी असर करती है, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी बहुत असर करती है। एसिड रेन हैव रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिश पॉल्यूशन टू। एसिड रेन हो जाए अगर, एसिड रेन का मतलब जैसे कि अगर फैक्ट्रीज़ में से गंदा कोई तेज़ाब वाला या फिर केमिकल्स वाला पानी आता है हमारे चश्मों में या फिर हमारे दरियाओं वगैरह में, नदियों में, तो क्या होता है, जब भाप बन के ऊपर उड़ता है और बादल बन जाता है, और फिर जब वो बरसता है और उसमें अगर कहीं ज़्यादा ही तादाद में केमिकल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये तो बहुत वैसी बात है, ठीक है, रेयर केसेस हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो या फिर समथिंग इससे बड़ा एक्सप्लोजर हो, तो उसका भी असर पानी पे जाता है। और जब पानी वो भाप बन के उड़ता है और फिर जब बारिश होती है तो उसमें जो तेज़ाबियत होती है तो वो एसिड रेन की एक फॉर्म होती है। तो जब वो पानी बरसता है तो ज़मीनों पे भी ऑब्वियसली बातें गिरता है, तो हमारी ज़मीनों पे भी जो है बहुत नुकसान होता है। और तालाब में जो फ़िशेज़ वगैरह रहती हैं वो जब पानी पीती हैं या उन पे जब वो पानी गिरता है तो वो मर जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं मछलियाँ। ठीक है, अ पार्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर देयर आर सम फैक्टर विच डिटरमिन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम। कह रहे हैं कि बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के अलावा और चीज़ें हैं जो कि इन ऑर्गेनिज़म्स को रोकने में या एक हद तक महदूद रखने में उनका भी हाथ है। क्या है वो? द फैक्टर्स आर नॉन एज लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब एक हद तक जो हमें मिले। ठीक है, द लिमिटिंग फैक्टर आर केपेबल ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्पेशीज़। लिमिटिंग फैक्टर मतलब एक हद तक मिले, उससे ज़्यादा नहीं मिले, अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो वो ना मिले। वो क्या करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन को या स्पेशीज़ को रोकने में या ख़त्म करने में जो है ये इनका हाथ होता है। जैसे कि द आर्कटिक एरिया में द परमानेंटली लो टेम्परेचर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स। वहाँ पे आर्कटिक एरिया, उसमें परमानेंटली लो टेम्परेचर होता है, यानी कि ठंडा रहता है वो इलाका।
तो उसमें जाहिर सी बात है कि सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी ठंडा इलाके में, तो उससे क्या होता है, पौधों की ग्रोथ और प्लांट्स वगैरह, ट्रीज़ और प्लांट्स वगैरह ये सारे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, वहाँ पे नहीं उगने शुरू हो जाते हैं, या फिर उगते हैं तो बहुत कम तादाद में उगते हैं। A number of abiotic factors affect plant in different ways. Rain is an important limiting factor that affect plant growth. कई ज़्यादा तादाद में बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि पौधों की जो है ग्रोथ के लिए, पौधों की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। रेन एक इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है जो कि पौधों को अफेक्ट करती है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज़ एन इकोसिस्टम कुड अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। स्कार्सिटी मतलब कमी हो जाना, पानी की कमी हो जाना, उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ पे असर पड़ेगा, रुक जाएगी। एज यू हैव स्टडीड अर्लियर, पहले पढ़ चुके हैं, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर ऑफ द सिंथेसिस ऑफ फूड, दे रिक्वायर्ड सेवरल एबायोटिक फैक्टर्स। पौधे खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और उसके लिए इनको एबायोटिक फैक्टर चाहिए होता है। दीज एबायोटिक फैक्टर्स आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड सोलर एनर्जी। तो ये सारी ही जो पौधे इस्तेमाल करता है वो तकरीबन ही एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम में जूम करती हूँ, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइट है, ग्लूकोज, इसकी मदद से लाइट और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये हमने थर्ड चैप्टर में, थर्ड पता नहीं फोर्थ, उस चैप्टर में हमने इक्वेशन देखी थी। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन द लीव्स। हमारे पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द लीफ फ्रॉम द एयर। पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स टेक अप द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और जो जड़ें होती हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में से ले लेती हैं। अब ये सारे क्या हुए हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हुए हैं जो कि पौधे इस्तेमाल करता है। इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाता है, दोनों चीज़ें, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हैबिटेट मतलब जिसमें रह रहे हैं, देखें ये ज़मीन पर रहने वाली चीज़ें हैं, ये पानी में रहने वाली चीज़ें उनमें रह रहे हैं। पानी में और ज़मीन में ये मिलके न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। प्लांट की कम्युनिटी है, ये पौधे पौधे दिखाए हुए हैं, यहाँ से ज़मीन से हमें मिनरल्स मिलते हैं। सॉइल ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे छोटे जानवर रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सोलर रेडिएशन यानी कि ऐसे हमें सोलर एनर्जी मिलती है। मॉइस्चर यानी कि पानी, रेन वगैरह हो जाती है। और यह है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब कोई भी ऐसी चीज़, रुकावट वगैरह आ जाती हैं अक्सर। आगे हमें क्या कह रहे हैं कि द स्कार्सिटी ऑफ एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स, किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ की कमी, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी वगैरह, विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्लांट टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन सारी चीज़ों में से किसी की भी कमी हो जाए तो पौधों को खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस में बहुत मुश्किल पैदा होगी, नहीं कर पाएगा वो। इन द डिज़र्ट इन्वायरमेंट देयर आर वेरी फ्यू प्लांट, तभी जो रेगिस्तान या सहरा जगहें होती हैं उनमें बहुत ही कम प्लांट पाए जाते हैं। सिंस द लिमिटिंग फैक्टर वाटर इज़ फाउंड इन अ वेरी लो क्वालिटी, क्योंकि उनमें जो फैक्टर पानी का है वो लिमिटिंग है। पानी अच्छी क्वालिटी में, ज़्यादा क्वालिटी में वहाँ पे डिज़र्ट में नहीं पाया जाता। इन आर्कटिक रीजन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ ऑल्सो वेरी कंट्रोल्ड। आर्कटिक एरिया जो होते हैं उनमें भी जो है प्लांट की ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होती है, कंट्रोल होती है। वजह आपको बता चुके हैं, बिकॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ सोलर एनर्जी, क्योंकि सूरज की रोशनी में, ठंडा इलाका है, सूरज की रोशनी लिमिटिंग होती है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ती। ऑल्सो सॉइल न्यूट्रिएंट्स कुड अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। अगर ज़मीन में हमारे न्यूट्रिएंट्स ना हो तो जो है खादें वगैरह वो ना हो तो भी वो चीज़ें क्या कहती हैं, हमारी सॉइल की, प्लांट की ग्रोथ में बहुत असर होता है उस चीज़ का। सपोज अ फार्मर प्लांट कॉर्न इन अ सॉइल एंड प्रोवाइड इनफ वाटर। सपोज़ करें कि अगर एक फार्मर ने कॉर्न की फसल लगाई है, भुट्टे की फसल लगाई है ज़मीन में, और वो पानी भी दे रहा है, बट नॉट सॉइल न्यूट्रिएंट्स एज मैन्योर। मैन्योर कहते हैं खादों को, पर कोई सॉइल के न्यूट्रिएंट्स नहीं है, खाद नहीं है उसमें, और कुछ ऐसा नहीं है। व्हाट विल हैपन टू द कॉर्न प्लांट, क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सॉइल न्यूट्रिएंट्स द कॉर्न विल नॉट ग्रो। वो उसको खादें अगर नहीं मिलेंगी जो उसको चाहिए तो हमारा कॉर्न की फसल जो है वो सही से नहीं ग्रो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बायोटिक और एबायोटिक का जो है टॉपिक ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि एक एक लफ्ज़ आपको समझाया और एक एक लफ्ज़ आपको समझ आया होगा। अगला टॉपिक हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जवाबों में आ सकता है, बस समझने की चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रेडिटर, पैरासाइटिज़म एंड म्यूचुअलिज्म, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगले क्लासेस में भी हैं, ये आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे, पेपर में भी आ सकते हैं। पर अगर मैं अभी शुरू करूँगी तो ये पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, और जो आपको समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में बताया करें। अगर आपको समझ में आया हो तो भी कमेंट में बताया करें कि आपने वीडियो देखी है या आपको पसंद आई है या आपको समझ आया है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें,
और अगर टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।